नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन के पार्ट को हमने डिस्कशन किया है, इस पे जो है हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट जो है ये केमिकल बॉन्डिंग, इस चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग्स की क्यों, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है हमने जो यहाँ पे डिस्कस करें, व्हाई द एलिमेंट्स हैव टू रिएक्ट। एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं? एलिमेंट्स हैव टू रिएक्ट। एलिमेंट्स क्यों रिएक्ट करते हैं? इसके दो पॉइंट्स हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो मोस्टली फ्री स्टेट में जो है हाईली अनस्टेबल होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में जो है वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका एक तो रीजन ये है, इन ऑर्डर टू गेन द लो एनर्जी स्टेट, कि लो एनर्जी स्टेट को गेन करे एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करते हैं। एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन द लो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट, तो वो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म मोर स्टेबल होता है और एलिमेंटल फॉर्म अनस्टेबल होता है। तो इसलिए जो है ये लो एनर्जी स्टेट में तो कंपाउंड्स की एनर्जी लो होती है और एलिमेंट्स की एनर्जी हाई होती है। तो एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन द लो एनर्जी स्टेट। सेकंड पॉइंट ये है, एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। Why the elements have to react in order to gain stable electronic configuration? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। एलिमेंट इसलिए, तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है, कि एक जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए और एक जो है लो एनर्जी स्टेट को गेन करने के लिए। अगर आप लोग देखें, मैं एक सिंपल एग्जांपल के जरिए जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो है ये एक पोटेंशियल एनर्जी का एक डायग्राम है, इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, एक दूसरे से फार अवे है। तो जब ये दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस। यहाँ पे ये न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस। और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्ज। ये दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्रॉप होती है और यहाँ पे 74 पाइकोमीटर, जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी जो है बिल्कुल लीस्ट हो जाती है, लीस्ट। तो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो 74 पाइकोमीटर जो बॉन्ड लेंथ है इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान, यहाँ पे जो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो लीस्ट होती है, ये लो एनर्जी स्टेट में। अगर मैं क्या करता हूं, इन दो एटम्स को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से और भी ज्यादा दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता हूं, इन दोनों को बाय फोर्स और करीब लेके आता हूं, तो यहां पे न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस से भी आप न्यूक्लियाई को इनसे करीब लेके आते हैं तो फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पे जो है न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगा। तो ये एक जनरल जो है कि व्हाई द एलिमेंट्स हैव टू रिएक्ट। एलिमेंट इसलिए रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन द लो एनर्जी स्टेट एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट हमने जो यहाँ पे डिस्कशन करनी है, तो हमने थ्योरीज जो है, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है हमने इसको डिस्कशन करना है, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की थ्योरीज को जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पहला जो थ्योरी है, तो फर्स्ट थ्योरी जो है अगर आप लोग देखें तो लीविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, लीविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन टू रूल। एक होता है रूल ऑफ टू, जिसको डबलेट रूल कहते हैं, डबलेट, एंड रूल ऑफ 8, जिसको जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, रूल ऑफ 8 को जो है ऑक्टेट रूल से डिस्क्राइब करते हैं, ऑक्टेट रूल। सो लीविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अगर आप लोग देखें क्लासिफाइड इनटू टू रूल्स, ये रूल 2 और रूल 8 जो है इसको यहाँ पे। रूल 2 का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि द एलिमेंट्स हैव टू रिएक्ट इन ऑर्डर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, बल्कि 3 पॉसिबिलिटी। एलिमेंट हैव टू रिएक्ट बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज करे इन ऑर्डर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और जो है क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में गेन करे। द एलिमेंट हैव टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो क्या करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे इन ऑर्डर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। द एलिमेंट्स हैव टू शेयर, या तो शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयर करे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है इन ऑर्डर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, के 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में जो है गेन करें। लेट्स सपोज अगर आप देखिए ये लिथियम है, इस यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 2 और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये लिथियम एटम है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये लिथियम आयन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर लिया है, तो रूल ऑफ 2 इस पे अप्लाई होता है लिथियम आयन पे। अगर आप यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट में, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन बन जाता है, जिसमें इसके आउटर, अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हाइड्राइड आयन बन जाता है, हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में गेन कर लेता है, ये इसने गेन कर लिया है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में भी, इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एक्वायर करे और इससे भी 2 का। तो यहां पे भी रूल, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रूल ऑफ 2 जो है इट इज एप्लीकेबल ऑन हीलियम, it is applicable on hydrogen molecule, it is applicable on hydride ion, and it is applicable on the lithium ion. This rule is applicable only helium, hydrogen, hydride and lithium. इन पे जो है ये रूल क्या होता है, अप्लाई होता है, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट पे ये अप्लाई नहीं होता। तो फिर उसके लिए एक अनदर रूल की तरफ आते हैं, एंड दैट इज जो है क्या है कि रूल ऑफ 8 है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एलिमेंट हैव टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन in outermost shell in order to release electron। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और या जो है अगर आप देखें तो यहां पे जो है शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एलिमेंट्स हैव टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell। इन ऑर्डर टू गेन, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इन ऑर्डर टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है इन ऑर्डर टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell। तो इस कंसेप्ट को अगर आप लोग देखें, यहां पे ये सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम का न्यूक्लियस है, इसके यहां पे जो है 2, यहां पे 8, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है, सोडियम आयन बन जाता है, तो यहां पे इसके आउटर मोस्ट ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया है, रिलीज कर लिया है, तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ऑक्टेट रूल इस पे अप्लाई होता है। अगर आप लोग देखें तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को देखूं, यहां पे ये मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम ये 2, यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये 8 और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये एलिमेंट हैव टू रिएक्ट इन ऑर्डर टू रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो, या 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे इन ऑर्डर टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स हैव टू रिएक्ट इन ऑर्डर टू गेन, 1 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, तो जब वो गेन करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट जो है वो क्या करे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये न्यूक्लियस है, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे अगर आप लोग देखें 7 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एटम है। तो फ्लोरीन एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फ्लोराइड आयन बनता है। यहां पे जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और यहां पे ये 2, यहां पे ये 8 होगा, तो फ्लोराइड आयन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखिए शेयरिंग के लिए, ये फ्लोरीन है, दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ कंबाइन है, तो यहां पे जो है अगर आप देखें तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे ये शेयर कर रहा है, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आउटर मोस्ट शेल में एक्वायर कर रहा है।
सो आउटर मोस्ट शेल में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पे भी ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे रूल ऑफ 8 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रूल ऑफ 2 फॉलो हो रहा है। द रूल ऑफ 2 इज एप्लीकेबल, रूल ऑफ 2 जो है ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आयन पे, while the rule of 8 मैक्सिमम एलिमेंट पे अप्लाई होता है। लेकिन ये रूल भी आप लोग जो है मेरा क्या ऑथेंटिक रूल नहीं है कि हर एक एलिमेंट्स पे हम क्या करें, इसको जो है अप्लाई करें। तो अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे जो है, अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो आप लोगों के पास जो है रूल ऑफ 8 है, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन द सम, जो है ये बहुत जो है मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल पे या आयंस पे जो है ये अप्लाई नहीं होता। तो फिर उसके लिए हम दूसरी थ्योरीज का जो है सहारा लेते हैं। तो देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो ऑक्टेट रूल को जो फॉलो नहीं करते उनकी तरफ आते हैं। लेट्स सपोज है, सो वी हैव, अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो क्लोरीन के तो रूल ऑफ 8 फॉलो हो रहा है, इस क्लोरीन के लिए तो रूल ऑफ 8 फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि यहाँ पे जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये तो रूल ऑफ 8 को फॉलो नहीं कर रहा है, ये रूल ऑफ 8 को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड। ये क्या है? तो ऐसे एलिमेंट जो है अगर आप लोग देखें, ना ये रूल ऑफ 2 को फॉलो कर रहा है, ना ये रूल ऑफ 8 को, लेकिन ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो, इनको हाइपोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोवैलेंट एलिमेंट, इनको हाइपोवैलेंट एलिमेंट्स कहते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोवैलेंट एलिमेंट, इनको हाइपोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। These elements are described as a hypovalent element, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो और ये स्टेबल। तो यहां पे अगर आप लोग देखें बेरिलियम जो है, अगर आप बोरान ट्राइफ्लोराइड को देखें, बोरान ट्राइफ्लोराइड एग्जांपल, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे 8 है, यहां पे 8 है और यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रूल ऑफ 8 फॉर द फ्लोरीन फॉलो हो रहा है, लेकिन बोरान फॉलो नहीं कर रहा है, बोरान जो है ट्राइफ्लोराइड। अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप लोग देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप लोग देखें तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के केस में अगर आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे क्लोरीन के केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्लोरीन के केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों के पास, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 8 है, यहां पे 8 है। तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यहां पे इसको हम हाइपो। तो ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो है आप लोगों के पास कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 से कम हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम हाइपोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। नो दीज एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोवैलेंट एलिमेंट, इनको हाइपोवैलेंट एलिमेंट डिस्क्राइब करते हैं। हाइपोवैलेंट एलिमेंट ऑलवेज एक्ट एज अ लीविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं तो दे एक्ट एज अ लीविस एसिड, ये एज अ लीविस एसिड काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। No, they also act as electrophile, इनको इलेक्ट्रोफाइल भी हम कहते हैं। They also act as electrophile, ये इलेक्ट्रोफाइल भी काम करते हैं। They act as a Lewis acid, ये Lewis acid काम करते हैं। They act as a electrophile, ये इलेक्ट्रोफाइल भी काम करते हैं। Hypovalent element, no, these are the hypovalent element। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के पास बेरिलियम ग्रुप 2nd एलिमेंट में और यहाँ पे बोरान ग्रुप 3rd एलिमेंट में और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए एल्यूमिनियम ग्रुप 3rd एलिमेंट में और अगर आप यहाँ पे गैलियम ग्रुप 3rd एलिमेंट, तो ग्रुप 3rd एलिमेंट्स के कंपाउंड और बेरिलियम के जो कंपाउंड है, नहीं मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते, वो शेयर नहीं करते। तो लीविस का जो कंसेप्ट होगा, लीविस इलेक्ट्रॉनिक का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो उसके लिए तो ये बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं, बेरिलियम क्लोराइड जो है और बोरान पे। नो दीज एलिमेंट आर डिस्क्राइब्ड एज अ हाइपोवैलेंट एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को हम हाइपोवैलेंट एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं, ये हाइपोवैलेंट एलिमेंट है। अच्छा, अगर फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं उनके लिए, हाइपरवैलेंट एलिमेंट। एक अनदर एलिमेंट है जो कि ऐसे एलिमेंट जो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं, जो अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को हम हाइपरवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। क्या मतलब है इसका?
अगर आप लोग देखें ये हाइड्रोजन है एंड इट कंबाइन विद फास्फोरस, ये फास्फोरस के साथ कंबाइन है, तो यहाँ पे जो है PH3 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे रूल ऑफ 2 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रूल ऑफ 2 फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रूल ऑफ 2 फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को देखें तो यहाँ पे रूल ऑफ 8 फॉलो हो रहा है फास्फोरस में। तो यहाँ पे दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन रूल ऑफ 2 फॉलो हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस जो है रूल ऑफ 8 जो है ये फॉलो हो रहा है। इसी तरह अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये फास्फोरस ट्रायाक्लोराइड, अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, रूल ऑफ 8 लोन पेयर फास्फोरस के साथ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन, तो रूल ऑफ 8, यहाँ पे रूल ऑफ 8, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें रूल ऑफ 8 फॉलो होता है, और इस केस में भी रूल ऑफ 8 फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो है कोई डबलेट रूल नहीं है, सारे एलिमेंट जो है अगर आप देखें तो वो रूल ऑफ 8, इनके आउटर मोशन में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन्होंने शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अगर आप लोग इस फास्फोरस को देखिए, ये फास्फोरस है और इसके साथ जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। इसके आउटर मोशन में अगर आप लोग अब देखें तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 नहीं है। यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, डिविएट कर रहा है फ्रॉम द ऑक्टेट रूल से, डिविएशन शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रूल ऑफ 8 क्लोरीन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे रूल ऑफ 8 जो है क्लोरीन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आप फास्फोरस के इस केस को देखें तो यहाँ पे रूल ऑफ 8 फॉलो नहीं हो रहा है। तो जो एलिमेंट जो है अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं 8 से, जिसके आउटर मोशन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट को हम हाइपरवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। नो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में द फास्फोरस जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके आउटर मोशन में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस एलिमेंट को हम हाइपरवैलेंट एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। हाइपरवैलेंट एलिमेंट ये क्या है, हाइपरवैलेंट एलिमेंट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अगर आप लोग देखें तो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो इसके आउटर मोशन में 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करता है। अगर आप देखें फ्लोरीन के केस में जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे रूल ऑफ 8 फॉलो हो रहा है। इन केस ऑफ द फ्लोरीन द रूल ऑफ 8 जो है ये फॉलो हो रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू सल्फर देयर इज नो रूल ऑफ 8, ये नहीं, यहाँ पे ये 12 इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ पे आउटर मोशन में है। लेकिन इन केस ऑफ H2S, अगर आप H2S के केस में देखें तो यहाँ पे भी सल्फर है, इसके आउटर मोशन में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ये रूल ऑफ 8 को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रूल ऑफ 2 भी फॉलो हो रहा है। और इस केस में तो जो एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं तो वो जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करते हैं और उससे डिविएशन भी शो करते हैं बास कंपाउंड में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये यूज करता है sp3 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे ये यूज करता है sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ये यूज करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को, लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में इट यूज sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को यूज करता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों के पास d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो ऐसे एलिमेंट जो अपने d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट हाइपरवैलेंट एलिमेंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं और अपने जो ऑक्टेट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसमें कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे बोरान है, एल्यूमिनियम है, कार्बन फैमिली, सिलिकॉन फैमिली, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी ऑक्टेट रूल को, फ्लोरीन हर जगह पे ऑक्टेट रूल, और नियान तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन से बिलो फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, ये क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे सिलीनियम, अगर आप लोग देखें सिलीनियम, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हो आर्सेनिक। तो ऐसे एलिमेंट जो है जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो है अगर आप लोग देखें d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, मतलब ये है कि ये पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हो, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, लेकिन पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हो नाइट्रोजन से बिलो हो, ऑक्सीजन से बिलो और फ्लोरीन से बिलो, ये सब के सब एलिमेंट हाइपरवैलेंट एलिमेंट हैं और ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से।
तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो दे अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन कहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जो है डू नॉट फॉलो, जो है अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे द कंपाउंड where the octet rule are deviated, where the octet rule is violated, the compound where the octet rule of 8 octet rule जो है या rule of 8 is violated, अगर आप लोग देखें is not followed तो A है, B है, C है और D है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड, मैं यहाँ पे बेरिलियम को मैंने भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ एल्यूमिनियम को भी अब मैंने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबो इसका क्या होगा? आंसर होगा। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लोरीन है लेकिन बेरिलियम की विद रिस्पेक्ट टू बेरिलियम इंटरनल एटम। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो है ऑक्टेट में इसके आउटर मोशन में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये डिविएशन है। सो ये एलिमेंट जो होते हैं अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाइपरवैलेंट एलिमेंट। बोरान कार्बन, बोरान एल्यूमिनियम और गैलियम जो है और यहाँ पे ये जो बेरिलियम है ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं करते, यहाँ पे जो है 8 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। That's why they are called hypovalent element. ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को हाइपोवैलेंट एलिमेंट डिस्क्राइब करते हैं और वो हाइपरवैलेंट एलिमेंट में आ जाते हैं। तो वो एलिमेंट हाइपरवैलेंट, तो ये एक बेसिक थ्योरी है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है 8-9 क्लास में जो है ये पढ़ी होगी ये, लेकिन जनरली जो है मैंने इसको सिर्फ डिस्क्राइब करना था कि आप लोगों ने जो है इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि कौन से एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट को एक्सटेंड करते हैं और कौन से एलिमेंट हाइपोवैलेंट है और कौन से एलिमेंट जो है वो आप लोगों के पास हाइपरवैलेंट एलिमेंट डिस्क्राइब होते हैं। द नेक्स्ट जो है हम एक और थ्योरी की तरफ आते हैं जो मॉडर्न थ्योरीज है। तो ये तो क्लासिकल थ्योरी था। मॉडर्न थ्योरी में हम यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं एंड दैट इज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल अरेंज इन सच अ वे the electrons in outermost shell in valence shell, electrons in valence shell arranged in such a way, shell arranged in such a way in order to minimize the repulsion। के क्या करें? minimize the repulsion and maximize। तो जितना जो है रिपल्शन कम होगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जितना कम से कम होगा तो इट मींस वहां पे डिस्टेंसेस ज्यादा होंगे। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइजेस द डिस्टेंसेस और इनके दरमियान जो डिस्टेंसेस है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि द वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच a way in order to minimize the repulsion and maximize the distances। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है वैलेंस शेल में 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक वैलेंस शेल। तो मैं आप लोगों से लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। आप लोग इस स्टेटमेंट को देखिए, इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि ये बेरिलियम है और यहाँ पे जो है ये क्लोरीन है, इस पॉइंट को ज़हन में रखें। ये जो है अगर आप लोग देखें ये बी है, बेरिलियम एटम है, एटम ए है और ये एटम बी है और यहाँ पे ये एटम बी है। 2 एटम इसमें है, एक सेंट्रल एटम है और 2 टर्मिनल एटम है। आप लोग इस पॉइंट को देखिए, इसमें एक सेंट्रल एटम है और 2 जो है इसमें टर्मिनल एटम है, 2 टर्मिनल एटम। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन सबसे कम है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 है। अगर आप लोग देखें, मैं एक और एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कशन करता हूं और वो क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ये स्टेनस है तो ये जो है क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बल्कि स्टेनस क्लोराइड की जगह अगर मैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिख दूं तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ज्यादा जो है फायदा देगा कि यहाँ पे जो है अगर आप देखिए ये ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड
ये सल्फर डाइऑक्साइड है और इस सल्फर डाइऑक्साइड पे जो है यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इंटरेक्शन है। तो एटम का क्या है, एक एटम दूसरा एटम और ये थर्ड एटम, तो द नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ एटम को मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज आ रहे हैं। और वो क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन विच आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। The type of electron which are under the influence of a single nuclei is known as lone pair of electron. In the type of electron which are under the influence of two nuclei के अंडर हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, एटम 1 2 3 एटम सेम है। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल को ड्रा करता हूं तो ये वाटर है, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन है। ये अगर आप देखें तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे प्रेजेंट है, एटम नेम सेम है बिल्कुल 1 2 3 द नंबर ऑफ एटम सेम, लेकिन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। यहां पे बॉन्ड एंगल 120 है, यहां पे बॉन्ड एंगल राउंड अबाउट 118 है और यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ये 104.5 है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कि द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियर तो दे विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तब जब मोर स्पेस होगा तो ये मोर रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, जब रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल जो है यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां पे कम। तो इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इंटरेक्शन है, लोन पेयर इंटरेक्शन है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल सबसे कम। रिपल्शन को मिनिमाइज करें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, यहां पे बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो यहां पे रिपल्शन कम, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और अगर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाए, ये बॉन्ड पेयर में दोनों जो है सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। तो कंक्लूजन ये है कि जिन मॉलिक्यूल में लोन पेयर होते हैं और एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर बॉन्ड पेयर और एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां पे होगा, सबसे लीस्ट यहां पे होगा, सॉरी फिर कम हो जाएगा और सबसे लीस्ट जो है बॉन्ड पेयर में डिस्ट्रॉय। तो ये अगर आप लोग देखें, ये इस कंसेप्ट का जो है स्टेटमेंट का मतलब है। द थर्ड पॉइंट क्या है कि द बॉन्ड इफेक्ट जो है कि यहां पे अगर आप लोग गौर से देखें, यहां पे the electronegativity difference between the two combined nuclei difference between the two combined nuclei increases। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ये इंक्रीज होता है, then the bond effect decrease होता है, bond effect decrease होता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज होता है, then the bond effect decrease होता है। if the electronegativity difference between two combined nuclei increase then the bond effect decrease। ये वाटर है, ऑक्सीजन अगर आप लोग देखें यहां पे जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग देखिए ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम और टीरियम है। द हाइड्राइड ऑफ द ऑक्सीजन ये है, द हाइड्राइड ऑफ द सल्फर, सल्फर का जो हाइड्राइड है मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं, ये सल्फर है, इसका जो हाइड्राइड है तो यहां पे ये सल्फर और इसके साथ भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे ये हाइड्रोजन है। अच्छा इसके बाद अगर आप देखें तो ये सिलीनियम, तो ये सिलीनियम यहां पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे दो हाइड्रोजन एटम है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा बस सिर्फ ये तीन एग्जांपल काफी है, टीरियम की कोई इंपॉर्टेंस यहां पे भी नहीं है। अगर आप देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलीनियम। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज इन द बॉन्ड इफेक्ट डिक्रीज। अगर आप यहां पे इन एंगल्स को देखें, यहां पे जो एंगल्स है उस ओवरऑल वाटर में तो ये 104.5 है। जब आप यहां पे देखें बॉन्ड एंगल्स को तो ये 98 है और जब आप यहां पे बॉन्ड एंगल को देखें तो ये 91 जो आप लोगों के पास डिग्रीज बॉन्ड एंगल है। तो जितना जो है आकन पॉइंट क्या है, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा,
और सेंट्रल एटम जितना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड एंगल इतने कम होते जाते हैं। कंक्लूजन ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई, दो हाइड्रोजन और सल्फर, इंक्रीज, देन द बॉन्ड इफेक्ट डिक्रीज, मींस द बॉन्ड रिपल्शन डिक्रीज होता है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होते हैं। मैं इसको एक और साइज से भी यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं कि इफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ये जहन में रखे, इफ द साइज, बल्कि मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, द फोर्थ पॉइंट ये है कि द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, टर्मिनल नहीं, सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, ये टर्मिनल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये टर्मिनल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये टर्मिनल एटम है। इफ द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम जो है ये इंक्रीज होता है, अगर ये इंक्रीज होता है, सो द बॉन्ड एंगल जो होते हैं ये डिक्रीज होते हैं। साइज ये कम है तो इसके बॉन्ड एंगल ज्यादा, साइज इंक्रीज बॉन्ड एंगल कम, साइज इंक्रीज बॉन्ड एंगल और कम। सो द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम जब इंक्रीज होता है, देन द बॉन्ड एंगल डिक्रीज की तरफ। तो एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है, अगर आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई इंक्रीज होती है, देन द बॉन्ड इफेक्ट डिक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा गौर से सुनें। अगर आप क्या करें, ये क्या है, ये सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे। लेकिन टर्मिनल एटम, ये टर्मिनल एटम है, इसको टर्मिनल एटम कहते हैं, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। आप क्या करें, इसको रिप्लेस करें बाय फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ऑक्सीजन को करीब लेके तो रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां पे बॉन्ड एंगल कम हो जाए। तो मेरा मतलब यहां पे क्या है कि द फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर इंटरनल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, लेकिन टर्मिनल एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अगर मैं यहां पे जो है 6 पॉइंट यहां पे लिखता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम is inversely proportional to the bond angle। अगर आपके पास टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो बॉन्ड एंगल को स्क्वीज करेगा, लेकिन ये उस केस में जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ये उस केस में जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल के। ओके, द सेवंथ पॉइंट ये है, अगर आप लोग देखिए तो यहां पे एक 7 पॉइंट है कि द मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी अ डबल सिंगल बॉन्ड इफेक्ट। मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट मींस डबल बॉन्ड इफेक्ट। मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट जो है, मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी a single bond effect। इसको जो है सिंगल बॉन्ड इफेक्ट ही डिस्क्राइब किया जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल बॉन्ड इफेक्ट, इसको जो है सिंगल बॉन्ड इफेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर आप लोग देखें, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है, तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन इसकी कर लेता हूं कि ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, द बॉन्ड एंगल आर 180। ये जो है बेरिलियम है तो ये क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, यहां पे जो है द बॉन्ड एंगल आर 180। अगर मल्टीपल बॉन्ड एंगल को चेंज करता तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। लेकिन अगर आप मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट को देखें तो मल्टीपल बॉन्ड का इफेक्ट जो है इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल बॉन्ड इफेक्ट। इसका मतलब ये कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो पाई इलेक्ट्रॉन मोर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन क्योंकि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई, तो इससे उनका इफेक्ट क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड इफेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। सो मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंगल बॉन्ड इफेक्ट। इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। द 8 पॉइंट क्या है कि द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, द ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल depend on
depend on the arrangement of atoms around the central atom in 3 dimensions. Atom, ठीक है, around the central atom, central atoms के इर्द गिर्द जो है central atom. तो central atom, the overall geometry of molecule depends on the arrangement of atom around the central atom. Central atom के इर्द गिर्द जो है वो किस तरह अरेंज है. तो ये अगर आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास इसके क्या है, postulates है इस थ्योरी के लिए. Now the concept is applicable. इस कंसेप्ट की जो implications हैं, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास Ab2 टाइप मॉलिक्यूल हो. अच्छा, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, ये पॉइंट भी याद रखें कि this theory is not applicable on the diatomic molecule. Vesper theory is not applicable on diatomic molecule. मतलब यह है कि it is not applicable on hydrogen molecule, is not applicable on oxygen, is not applicable on the nitrogen. This theory is not applicable on HCl. HCl की बहुत वोलियन ज्योमेट्री होती है, तो उसको हम डिस्क्राइब ही नहीं करते. HCl जो है, यहाँ पे HBr, ये कंसेप्ट इस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होते. ज्योमेट्री इनकी जो है, ज्योमेट्री की बात यहाँ पे करते नहीं. तो Ab2 टाइप मॉलिक्यूल एटलीस्ट जो है आप लोगों के पास 3 एटॉमिक हो, 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल पे जो है कंसेप्ट अप्लाई होगा. तो इट हैविंग 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. तो अब इनको जो है अगर आप लोग देखें तो इनके लिए जो ज्योमेट्री है डिस्क्राइब की गई है वेस्पर थ्योरी के मुताबिक, नो दे हैव लीनियर ज्योमेट्री. ये लीनियर ज्योमेट्री, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप लोग देखें कार्बन डाइसल्फाइड, अगर आप लोग देखें कार्बन जो है ऑक्सी सल्फाइड, बेरिलियम क्लोराइड, इस तरह एक्सप्रेशन कहते हैं, और मर्क्यूरस क्लोराइड, all of these are isostructural to each other, ये एक दूसरे को क्या है, आइसोस्ट्रक्चर होते हैं. ये सब के सब, कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चर टू कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इज आइसोस्ट्रक्चर टू कार्बन ऑक्सीसल्फाइड, और ये सब के सब एक दूसरे को आइसोस्ट्रक्चर है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चर टू कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चर टू बेरिलियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आइसोस्ट्रक्चर टू मर्क्यूरस क्लोराइड. मर्क्यूरस क्लोराइड को भी जो है ये क्या है, ये आइसोस्ट्रक्चर है. नो दे हैव अ लीनियर ज्योमेट्री, इनकी क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है. दे हैव अ लीनियर ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल जो होते हैं, बॉन्ड एंगल अगर आप देखें तो द बॉन्ड एंगल यहां पे 180 है. द बॉन्ड एंगल आर 180, इसमें जो है बॉन्ड एंगल्स हैं, तो ये 180 है. एंड द थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp हाइब्रिडाइज होगा. सो द सेंट्रल एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज जो है आप लोगों के पास का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है. सो द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज और ये इसके एग्जांपल है, आप लोगों ने प्लीज इन एग्जांपल को याद रखना है. वी कैन आल्सो राइट इज अ नाइट्रोनियम. अगर हम नाइट्रोनियम आयन को एक्सप्रेस करते हैं तो एक आयन है नाइट्रोनियम, वो भी आप लोगों के पास लीनियर ज्योमेट्री रिक्वायर कर लेता है. नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम में हम इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोनियम. नो इट हैविंग आल्सो अ लीनियर ज्योमेट्री, इसकी भी ज्योमेट्री आइसोस्ट्रक्चर टू इस वन है. ओके, एक और मॉलिक्यूल है जिसको हम Ab2 टाइप मॉलिक्यूल विद अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस करते हैं. सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और 1 उसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. Ab2 टाइप मॉलिक्यूल with the 2 bond pair of electrons and 1 जो है with 2 bond pair and 1 lone pair of electrons है. तो अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन करता हूं तो यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे ये B है और ये B है. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिविएट करते हैं फ्रॉम लीनियर पोजीशन से, इसको डिविएट करते हैं. तो अगर मेरे पास, अगर आप लोग देखें, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये मेरे पास, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, 2 एटम है Ab2 और ये Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेशन करता हूं तो ये बिल्कुल इसको 90 एंगल पे होगी, तो यहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा. तो ये रिपल्शन डिविएशन, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एंगल को, डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो 90 एंगल से ये डिवाइड होके राउंड अबाउट लेसर देन 120. तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल्स, यहां पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं, सो दे आर लेसर देन 120 होते हैं, 120 डिग्रीज. ओके, अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें तो यहां पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल में आ जाता है. सल्फर डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल है.
नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर आप लोग देखें तो ये जो है इसकी एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है। अगर आप लोग जर्मीनियम क्लोराइड, जर्मीनियम क्लोराइड यहां पे जो है ये जर्मीनियम है और ये क्लोराइड इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यहां पे अगर आप देखें स्टेनस क्लोराइड, ये सब के सब जो है अगर आप देखें तो Ab2 मॉलिक्यूल विद द 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है। आप इनको देखें ये सब इनसे को आइसोस्ट्रक्चर होंगे, ये सब के सब क्या है, यहां पे आइसोस्ट्रक्चर है। तो अगर आप इनको देखें तो ये नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके जो बॉन्ड एंगल है वो लेसर देन 120 होते हैं। अगर आप लोग देखें यहां पे राउंड अबाउट 95 बॉन्ड एंगल्स हैं और यहां पे राउंड अबाउट जो है अगर आप देखें 108 जो है बॉन्ड एंगल्स होते हैं और यहां पे जो है 118 बॉन्ड एंगल्स हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये राउंड अबाउट 118, इसके भी जो है 118.3 जो है राउंड अबाउट इसके भी बॉन्ड एंगल्स हैं। लेकिन ये बॉन्ड एंगल यहां पे इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे अगर आप लोग देखिए इनकी जो है आप लोगों के पास जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री अब यहां पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉइंट याद रखें। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को जो है दो किस्म की ज्योमेट्री यूज होती है, एक हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है और एक जो है आप लोगों के पास ये जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी कहते हैं, और एक जो है वो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, प्लीज इसको थोड़ा सा सुने कि यहां पे ये हाइब्रिडाइजेशन जो ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन जो ज्योमेट्री है जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इसमें जो है आपने दोनों इंक्लूड करने हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को एक्सप्रेस करना है। दोनों की एक्सप्रेशन आप लोगों ने करनी है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में अगर आप देखें ये लोन जो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों की अरेंजमेंट को अगर आप लोग देखें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में। सो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है जिसमें आपने क्या एक्सप्रेशन करनी है, तीनों को एक्सप्रेस करना है, जिसमें तीनों को एक्सप्रेशन करनी है, तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है वो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री अगर आप लोग देखें तो वो जो है ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर जो है इसकी ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है। इसके जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चरल जो शेप होगा, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री, तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, लोन पेयर को आपने एक्सक्लूड करना है। तो अगर आप लोग देखें मेरे पास जो है ये स्ट्रक्चर है, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं, तो अब मैंने अगर इन तीनों को इन्वॉल्व करता हूं ये हाइब्रिडाइजेशन, मुझे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, लेकिन अगर ये इन्वॉल्व ना, अगर मैंने क्या करना हो सिर्फ स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात करनी है, तो फिर मैं जो है इसको क्या कहूंगा, वी शेप है, बेंड शेप है, एंगुलर शेप है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है ये वी शेप है। अगर आप लोग देखें इसकी जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है ये एंगुलर शेप भी इसको कहते हैं, एंगुलर शेप भी इसको कहते हैं, और इसको जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे बेंड शेप भी इसको कहते हैं, बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप, ये तीनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग प्लीज स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में सिग्मा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जो है इन्वॉल्व होंगे, आप लोगों ने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो अब अगर आप देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इसके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री से डिफरेंट है, लेकिन यहां पे लीनियर है, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है दोनों सेम है। तो इन केस ऑफ Ab2 type molecule having no lone pair of electron, so they have और से सुने they have linear geometry, they have linear जो है ज्योमेट्री, तो लीनियर ज्योमेट्री है और ये हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री भी है, हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लस जो है यहां पे स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, ये दोनों इसके क्या है, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, ये दोनों सेम है, बट इन केस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज डिफरेंट। तो आप लोग देखें तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन तो द बॉन्ड एंगल जो है लेसर देन 120 होंगे, और यहां पे द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज sp2, ये sp2 डिस्क्राइब होगा। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये डिस्क्राइब होगा, और ये इसकी एग्जांपल है। तो ऑल ऑफ दीज आर, इसके क्या है, ये इसके एग्जांपल है हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो एक हैविंग अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पे जो है दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल है जिसको Ab2 टाइप मॉलिक्यूल विद द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करते हैं। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल विद द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल विद द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ये डिस्कशन यहाँ पे करते हैं तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप देखें तो ये A है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है,
और ये B यहां पे जो है ये B है, तो दो जो है इसके साथ B कनेक्टेड है और ये दो जो है इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Ab2 मॉलिक्यूल विद द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ab2 मॉलिक्यूल विद द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आप लोगों के पास प्रेजेंट है। अब अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखें और यहां पे जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पे रिपल्शन ज्यादा है, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास डिविएशन ज्यादा होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखें तो इसकी एग्जांपल जो है ये वाटर मॉलिक्यूल, अगर आप देखें ये वाटर मॉलिक्यूल है इसकी एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो यहां पे मैं एक्सप्रेशन करता हूं H2S है, यहां पे ये है अगर आप देखें H2S है, यहां पे अगर आप देखें तो सेलेनियम हाइड्राइड है, और अगर आप देखें तो टीरिलियम हाइड्राइड है, इसके साथ भी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टीरिलियम हाइड्राइड और सेलेनियम हाइड्राइड, ये टीरिलियम हाइड्राइड है। आप लोग देखें तो यहां पे Ab2 मॉलिक्यूल विद द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ab2 मॉलिक्यूल विद द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये Ab2 मॉलिक्यूल विद द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप लोग देखें जब सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया ये 104.5, ये 98 है, ये 91 राउंड अबाउट 92 और ये 89 पे जो है आप लोगों के पास यहां पे डिग्रीज आ जाते हैं एंगल्स। सेंट्रल एटम का साइज जितना इंक्रीज होता जाता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते जाते हैं। सेंट्रल एटम का साइज जितना इंक्रीज होता जाता है बॉन्ड एंगल जो है, ये टर्मिनल एटम है, ये क्या है टर्मिनल एटम, तो ये टर्मिनल एटम है और ये सेंट्रल एटम है। इसको हमने इससे पहले जो है जो डिस्कशन की है वो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइंड, या आप लोग इस तरह भी आसान लैंग्वेज में कि सेंट्रल एटम का साइज जितना इंक्रीज होता है आप लोगों के पास बॉन्ड एंगल जो है ये डिक्रीज होते हैं, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम सल्फर इज ग्रेटर, सीरियम इससे भी ज्यादा है और टीरियम जो है इससे भी ज्यादा, टीरियम सबसे ज्यादा है साइज में। तो अगर आप यहां से यहां पे आते हैं तो यहां पे आप लोगों के पास साइज इंक्रीज, तो टर्मिनल एटम जो है जब साइज वही है लेकिन सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों के पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगी प्लीज आप लोग देखें, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ये है टेट्राहेड्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, लेकिन स्ट्रक्चरल जो शेप होगा, स्ट्रक्चरल शेप अगर आप इसको देखते हैं तो शेप में जो है आपने 1 2 3 4 जिसको जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, तो शेप में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने स्किप करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोगों ने स्किप करना है। तो ये अगर आप देखिए ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दो जो है इसके क्या है, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं तो ये दो जो है क्या है, ये दो ये इसके सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम और ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ओवरऑल 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में बात करता हूं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेशन करूंगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं, मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्किप करना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे, शेप में डिस्क्राइब नहीं होंगे, इट इज डिस्क्राइब एज अ वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप है। तो यहां पे जो है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो है वी शेप है, द स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो है अगर आप लोग देखें बेंड शेप है, बेंड शेप। द स्ट्रक्चर ज्योमेट्री अगर हम यहां पे डिस्क्राइब करते हैं तो ये एंगुलर शेप है, एंगुलर शेप, तो ये एंगुलर शेप भी है, बेंड शेप भी है और इसको वी शेप से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो बॉन्ड एंगल, तो यहां पे वेरिएशन है, तो बॉन्ड एंगल्स यहां पे आप लोगों ने ये पॉइंट में रखते हैं कि इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, तो मैं यहां पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं तो इनमें अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वाटर के, फिर उसके बाद H2S के, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो H2 सेलेनियम हाइड्राइड के, और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है आप लोगों के पास सबसे लीस्ट जो बॉन्ड एंगल है वो टीरिलियम हाइड्राइड में आप लोगों के पास है। ये Ab2 मॉलिक्यूल विद ऑन बट दे आर आइसोस्ट्रक्चर, ये एक दूसरे को आइसोस्ट्रक्चर है, ये सारे वी शेप है, ये सब के सब बेंड शेप है, ये सब के सब एंगुलर शेप है, तो दे आर डिस्क्राइब। अच्छा, एक और पॉइंट को थोड़ा सा गौर से सुने, अगर मेरे पास ये वाटर है, ये जो है, अब मैंने ये कहा कि सेंट्रल एटम का साइज जितना इंक्रीज होता है, सेंट्रल एटम का साइज जितना इंक्रीज होता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का साइज जब इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल जो है ये डिक्रीज होते हैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट है, ये टर्मिनल एटम है, देखते हैं कि सेंट्रल एटम को कांस्टेंट रखते हैं और टर्मिनल एटम को चेंज करते हैं।
ये ऑक्सीजन है, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है। क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते और इसकी जगह मीथाइल लगा लेता हूं, मीथाइल कार्बन। तो मीथाइल कार्बन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है। ये एक दूसरे को स्टीरिक रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, स्टीरिक रिपल्शन। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ये 104.5 है, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ये 108.2 है या 108 है, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। अगर आप लोग देखें, अगर आप इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करें, ये डेरिवेटिव ऑक्सीजन है और यहां पे इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करे मीथाइल पे, ये ईथर है, ईथर। तो ये मीथाइल ग्रुप एक दूसरे को और रिपेल करेंगे। द बॉन्ड एंगल एक्सीड टू 110.8 या 111 पे चले जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो मेरा मतलब क्या है कि इफ द टर्मिनल एटम का साइज इंक्रीज होता है, टर्मिनल, अगर टर्मिनल एटम जो है टर्मिनल, तो टर्मिनल एटम का साइज अगर इंक्रीज होता है, एटम साइज इंक्रीज होता है, तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन इंटरनल एटम का साइज अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये दो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, एक टर्मिनल एटम, एक इंटरनल एटम। इंटरनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। टर्मिनल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। इनको आप लोगों ने प्लीज समझना है। तो टर्मिनल एटम जितना ज्यादा होगा, स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा एक्सर्ट करेगा, बॉन्ड एंगल एक्सीड हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल इंक्रीज की तरफ चले जाएंगे, बॉन्ड एंगल और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखिए, ये वाटर है, द डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज अल्कोहल, अल्कोहल, डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज ईथर, ईथर इसका जो है फिनोल। फिनोल को अगर आप लोग देखें तो फिनोल इज मोर, जो है उसका साइज और भी बड़ा है। अगर आप, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये फिनोल है, ये बेंजीन रिंग है, इसका साइज और बड़ा है, यहां पे और रिपल्शन, ये 109 पे बॉन्ड एंगल चले जाते हैं। और अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और इसको बायफिनाइल ईथर से एक्सप्रेस करें, बायफिनाइल ईथर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है, बायफिनाइल ईथर जो है, अगर आप इसकी एक्सप्रेशन करें, यहां पे बॉन्ड एंगल 116 पे चले जाते हैं। फिनाइल सही में रिपल्शन एक्सर्ट करें तो बॉन्ड एंगल और इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर इंटरनल एटम का साइज जो है इंक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल कम, अगर टर्मिनल एटम का साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, ये आप लोग प्लीज याद रखिए। तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है अगर टर्मिनल एटम का साइज इंक्रीज होता है। ओके, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि यहां पे H2O, F2O have least bond angle than the Cl2O, यहां पे भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cl2O have least bond angle than the Br2O। F जो है ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल कम। टर्मिनल एटम electronegativity increase, bond angle decrease, bond angle decrease हो। internal atom electronegative, bond angle increase, terminal atom more electronegative, लेकिन साथ में जो है ये मस्ट है कि central atom पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन करूं कि ऑक्सीजन और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे बॉन्ड एंगल्स यहां पे कम, यहां पे जो है क्या होंगे, यहां पे ज्यादा होंगे। तो मैंने सबसे ज्यादा Br2O, फिर उसके बाद Cl2O और सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है F2O। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है कि तो यहां पे जो है Ab2 मॉलिक्यूल विद द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको आप लोगों ने प्लीज ज़हन में रखना है। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें Ab2 टाइप मॉलिक्यूल विद द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। एक अनदर मॉलिक्यूल है जिसको हम यहां पे डिस्कशन करते हैं, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बस ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप लोग देखें तो इनको अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं तो यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल में आ जाता है। अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन करता हूं तो यहां पे जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड, अगर आप देखें, अगर आप लोग यहां पे जो है हम डिस्कशन करते हैं कार्बोनियम आयन, ये जो है अगर आप इंटरमीडिएट है, यहां पे कार्बोनेट आयन,
कार्बोनेट आयन को अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन करता हूँ, कार्बोनेट आयन, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड का बस मैं उसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आप लोग जो है यहाँ पे क्रोमेट, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ तो ये आयंस हैं and they are Ab3 molecule with no lone pair of electron on the central atom है, with no lone pair of electron on central atom। टर्मिनल एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो कार्बोनियम आयन क्या है, ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसका ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे भी ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी अगर आप लोग देखें। नाइट्रेट आयन को अगर आप लोग देखें, नाइट्रेट आयन, इसको अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं तो ये भी आप लोगों के पास ट्राइगोनल प्लेनर में आते हैं। तो ये सब के सब जो है एक दूसरे को आइसोस्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है इनमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 120 होते हैं बॉन्ड एंगल्स, यहाँ पे बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 120 होते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप सारे जितने भी हैं तो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर जनरेट करते हैं। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री दोनों सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री जिसको मैं कहता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री भी यही है, हाइब्रिडाइजेशनल ज्योमेट्री। और अगर आप लोग देखें यहाँ पे दूसरी ज्योमेट्री है जिसको हम स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कहते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री और दोनों जो है ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। ट्रायगोनल प्लेनर जो है इसकी स्ट्रक्चर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। द सेंट्रल एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, द सेंट्रल एटम जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये आप लोगों के पास जो है ये प्लेनर ज्योमेट्री जो है डिस्क्राइब होगा। तो अगर आप लोग कार्बोनियम आयन भी आप लोगों के पास Ab3 मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है Ab3 मॉलिक्यूल विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो है 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास प्रेजेंट हो। तो ये फैमिली अगर आप लोग देखें नाइट्रोजन फैमिली है। तो अगर आप देखें NH3, ठीक है, नाइट्रोजन की H3, अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है आर्सेनिक हाइड्राइड, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो एंथिमनी हाइड्राइड। मेरी बात सुने, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107.5 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 102.5 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 95 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 92 पे आते हैं। फिर वही बात है कि सेंट्रल एटम जितना इंक्रीज हो रहा है साइज में, बॉन्ड एंगल जो है क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। द बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिक्रीज, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा है। तो इन केस ऑफ द हाइड्राइड में अमोनिया का अगर आप लोग देखें बॉन्ड एंगल ज्यादा देन द PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा देन द आर्सेनिक हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल ज्यादा देन द एंथिमनी हाइड्राइड। तो सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल यहां पे आप लोगों के पास हो। आप लोग देखें सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। आप फिर एक कंक्लूजन, एक दूसरे पॉइंट को देखिए, ये जो है अमोनिया है, अमोनिया, इसको अगर आप लोग देखें अमोनिया, ये अमोनिया है। अगर यहां पे देखें तो यहां पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं क्या करता हूं, ये नाइट्रोजन से यहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा लेता हूं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायाफ्लोरो, ये है यहां पे ट्रायाफ्लोरो एमाइन जो है इसको रिप्रेजेंट करता हूं, या नाइट्रोजन फ्लोराइड है। अब अगर आप देखें यहां पे सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे ये टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बॉन्ड एंगल 107.5, द बॉन्ड एंगल आर 102। इंटरनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल ज्यादा, टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके करीब लेके आ जाते हैं, जिसके इफेक्ट पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे NF3 में बॉन्ड एंगल जो है, और अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करूं कि यहां पे ये NCl3 है, तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा। और अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि NBr3, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास बॉन्ड एंगल और इंक्रीज। और अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि यहां पे Ni3, तो बॉन्ड एंगल यहां पे सबसे ज्यादा होंगे, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा होंगे। सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल यहां पे होंगे और सबसे मैक्सिमम Ni3 में होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है। तो ये अगर आप देखें इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल Ni3 का होगा,
फिर उसके बाद NBr3 का होगा, फिर उसके बाद NCl3 का होगा, और फिर उसके बाद NF3 के जो है बॉन्ड एंगल जो है यहां पे डिस्क्राइब होंगे। तो आपने टर्मिनल एटम को और इंटरनल एटम्स की जो है पहचान रखनी है, इनकी पहचान को आप लोगों ने रखना है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखिए एक दूसरे पॉइंट से मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं और वो दूसरे एंगल से इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर आप लोग देखिए मैंने यहां पे लिखा है, अब एक और टर्मिनल एटम का साइज देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अमोनिया 107.5। इसको क्या करता हूं, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं, इसकी जगह प्राइमरी एमाइन। देखिए प्राइमरी एमाइन ये इसको क्या करता है, रिपेल करता है। यहां पे स्टीरिक रिपल्शन एंड टर्मिनल एटम का साइज बढ़ा रहा हूं। द बॉन्ड एंगल आर इंक्रीज 108। अगर ये सेकेंडरी एमाइन हो जाए तो 2 मिथाइल ग्रुप, तो बॉन्ड एंगल और इंक्रीज, और अगर ये टर्शियरी एमाइन हो जाए तो द बॉन्ड एंगल सही में इंक्रीज हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल और भी इंक्रीज हो जाएगा। अब कंक्लूजन क्या है कि टर्शियरी एमाइन हैव मोर बॉन्ड एंगल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी हैव मोर देन द प्राइमरी, एंड प्राइमरी हैव मोर देन अमोनिया। अगर इस तरह कंपैरिजन करता हूं तो टर्मिनल एटम का साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होंगे, इंटरनल एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो आप लोगों के पास इंटरनल एटम को देखना है और टर्मिनल एटम को। टर्मिनल एटम का साइज बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर को मिनिमाइज करेगा, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करेगा। लेकिन इंटरनल एटम, अगर आप टर्मिनल एटम को जो है डिक्रीज करते हैं, टर्मिनल एटम का साइज जितना कम होता है तो बॉन्ड एंगल जो है कम हो रहा है। तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच कर रहा हूं, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, वो आप लोगों के पास इंक्रीज जो है। तो ये आप लोगों ने प्लीज इनको ध्यान में रखना है। और ये Ab2 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके लिए जो ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, हाइब्रिड नो द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री जो है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री है तो ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। It having a tetrahedral geometry, it having a tetrahedral geometry। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री की तरफ आता हूं, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या होगी, द स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री, तो वो अगर आप लोग देखें तो इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को आप लोग देखें, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं। ये हाइब्रिडाइजेशन, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो है, ये जो रेड एक्सप्रेशन हर कर रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो है एक्सप्रेशन कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। तो ये टेट्राहेड्रल है। अब अगर मैं इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, 1 2 3, ट्रायगोनल pyramidal। So the structure geometry is a trigonal pyramidal। ये trigonal pyramidal है। The central atom is sp3 hybridized। ये central atom sp3 hybridized है। Central atom is sp3 hybridized। और bond angles को तो मैंने मुख्तलिफ जगह पे डिस्कशन किया। और bond angle अमोनिया के केस पे जो है ये 107.5 ये आप लोगों के पास होगी। Okay, if we have to treat the अमोनिया, अगर मैं अमोनिया को क्या करता हूं, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ट्रीट करता हूं एसिडिक मीडिया में, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये प्रोटॉन लॉस करे, इट इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमाइड नहीं है, IMIDE, ठीक है, ये एमाइड, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम। ये क्या है, अमोनियम है, और ये अमोनिया है, अमोनिया, और वो अमोनियम और ये एमाइड है। यहां पे नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे नाइट्रोजन पे 1 है और यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल 109.5, यहां पे जो है 107.5, और ये राउंड अबाउट 104.5 पे आ जाए। तो the number of lone pair of electron on the central atom increase, bond angle decrease. The number of lone pair of electrons are converted into bond pair of electron, the bond angle increase. When ammonia is treated with acid, the bond angle are slightly increase. Bond angle क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है क्या नहीं है, यहाँ पे तो lone pair of electron नहीं है,
यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन है तो बाहर निकलता है। और यहां पे आप लोगों के पास, तो ये आप लोगों के पास ये सिचुएशन है कि अगर आप लोग और से सुने। नेक्स्ट जो है अगर हम यहां पे डिस्कशन करते हैं तो एक अनदर है जिसको AB4 टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। AB4 ये मेरे ख्याल में आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल जो है इसकी ज्योमेट्री है। ओके, और यहाँ पे इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बिल्कुल सेम होती है। sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज जो है आप लोगों के पास है, सेंट्रल एटम विल बी sp3 हाइब्रिडाइज। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है तो CH4 है, CH4 है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है सल्फेट आयन इसको एक्सप्रेशन कर लेते हैं। और थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखिए ये अमोनियम आयन जो है इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आप लोगों के पास ये एग्जांपल आते हैं। तो ये कार्बन है और यहाँ पे A है, यहाँ पे लेट्स सपोज हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन, तो ये आप लोगों के पास सेंट्रल एटम ये एक्सप्रेशन करते हैं। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो कंसेप्ट है आप लोगों के यहाँ तक है। बाकी जो है हमने इसकी ज्योमेट्री को डिस्कशन किया। AB5 को मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, AB5 को, और मैंने AB6 को भी डिस्कस किया है अगर आपको याद हो। तो हमने जो है इसको सेकंड ईयर के सेकंड चैप्टर में जो है इसको डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया।